हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 14 की डिस्कशन को, जो कि हम बात कर रहे थे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। हमने यहाँ तक इसको देख लिया था कि एवी डिके का जो कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ का, वहीं से ऑरिजिनेट हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और एवी डिके के 3 कंसेप्ट में से हमने 2 डाल रखे हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, थर्ड वन हमने अडॉप्ट नहीं कर रखा है। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि रूल ऑफ लॉ जो है ना, जो कि आर्टिकल 14 में गिवन है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर का पार्ट है, या फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, उसका पार्ट है। और जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो अमेंडमेंट के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं करी जा सकती है, यानी कि इसकी अमेंडेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, आप नहीं कर सकते उसको अमेंड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये वाली बात याद रखना फिल्म्स के परस्पेक्टिव से, कि कौन से आर्टिकल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। अब एक्सेप्शंस क्या है इक्वालिटी के लिए? क्या ये वाला राइट हमारे पास एब्सोल्यूट है? तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। 99% केसेस के अंदर हमेशा उनमें कोई ना कोई किंतु परंतु होता ही है। क्योंकि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट मान लो फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट तरीके से एंजॉय करने का मतलब है किसी और के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करके अपने राइट को एंजॉय कर रहे हो। अगेन, इसका मतलब किसी और के राइट्स का, अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है। देयर आर ऑलवेज सम इफ्स एंड बट्स, किंतु परंतु होते ही हैं, कुछ एक्सेप्शन होता है। जो रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो हमने बात करी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एब्सोल्यूट नहीं है, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरी एक्सेप्शन है। अब आप समझ गए? अब ध्यान से समझो। जिसके ऊपर एक्सेप्शन है और जिसके ऊपर कुछ ना कुछ बंदिशें लगी हुई हैं, कहां गया ये? हाँ, जिसके ऊपर एक्सेप्शन है और जिसके ऊपर कुछ ना कुछ बंदिशें लगी हुई हैं, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब समझ गए कि इसको क्यों कहा गया है, कि ये जो है एक नेगेटिव कंसेप्ट है। अब क्लियर हो गया जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कि इसको क्या इसके ऊपर वो है। लेकिन जिस चीज के भी ऊपर लिमिटेशन लगी हुई, तो नेगेटिव ही तो हुई ना वो चीज यार। कंप्लीट तरीके से एंजॉय करने को ही नहीं मिल रही है, इसका मतलब। बताओ। अब अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को नेगेटिव कंसेप्ट क्यों माना जाता है, तो आप यहां पर इसका आंसर लिखोगे। रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दूसरी एक्सेप्शन है, इसलिए इसकी कोनोटेशन नेगेटिव कंसेप्ट से रिलेट करके बोली जाती है। अब क्या है ये एक्सेप्शन, इसको हम पढ़ते हैं। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई कि नेगेटिव क्यों है? बताओ, आंसर कर लो क्या इंटरव्यू में या मेंस में? जो हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं उसके बेसिस पर। तो देखो, राष्ट्रपति या राज्य के जो राज्यपाल हैं, वो कुछ चीजों से इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था कि सारे पर्सन इक्वल हैं, चाहे वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, कानून की नज़रों में सब इक्वल है, कानून सबके लिए बराबर है, अगर कानून का किसी ने उल्लंघन करा तो सबको सजा दी जाएगी। बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन अब बोल रहा है कि देखो कुछ एक्सेप्शन तो हैं भाई साहब, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसकी मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए उनको कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनिटीज दी गई हैं, जो कि नॉर्मल सिटीजन के लिए अलाउड नहीं है। इसलिए इसका कंसेप्ट नेगेटिव है। क्योंकि देखो ना, नेगेटिव क्यों? जैसे होता क्या है कि अभी मैं मान लो फॉर एग्जांपल बात करे जा रहा हूं इसमें कि सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। अब कोई एक पर्सन आया जो कि मेरा दोस्त है, और आते ही मतलब मैंने उसको एडमिन बना दिया, वो बना दिया, तो लगेगा ना, अच्छा आ गई ना वही वाली बात कि आपने फेवरेटिज्म दिखा दिया ना, आपने बायसनेस दिखा दी ना। तो यही वाली बात है कि वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, थ्योरेटिकली बातें करने के लिए ठीक है, लेकिन जहां पर ये नाम आ जाए राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो बस इनको कुछ इम्यूनिटीज मिल जाती है आर्टिकल 361 के तहत। और फिर वही वाली बात आ जाती है, देखो कर दी ना आपने वही वाली बात, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और फर्स्ट सिटीजन ऑफ, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट तो नहीं बोलते वैसे, गवर्नर्स, और जब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के बारे में जब बात आ जाती है, तो देखो डगमगा गया ना आपका ईमान। तो वही वाली बात है। इसलिए इस कंसेप्ट को जो है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम लोग इसलिए बोलते हैं कि नेगेटिव है, क्योंकि कुछ पर्सन्स के लिए थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के इक्वालिटी का कंसेप्ट उनके लिए चेंज कर दिया जाता है। तो देखो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के लिए। किसी भी कोर्ट को, यहां पर थोड़ा सा मिट रखा है लक्ष्मीकांत में जो एंड चीजें, आप थोड़ा सा अपनी बुक से देख लेना,
ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभार ऐसा है जैसे ये अगेन में यहाँ पर, ये टर्म में यहाँ पर थोड़ा सा बस ऐसा है, वो तो आप समझ ही जाओगे। जो प्रेसिडेंट या जो गवर्नर है वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट के लिए। जब भी वो अपनी पावर या ड्यूटीज को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। ठीक है, अब ये चीज देखो, पता है क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, ये चीज कोई गलत नहीं है। ये चीज कोई गलत नहीं है क्योंकि इस क्लासिफिकेशन को जो स्पेशल प्रोविजन कर दी गई है, इसको आर्बिट्ररी, आर्टिफिशियल या फिर इवेसिव नहीं मानना चाहिए हमें। इसको बल्कि हमने डिफरेंशियल और सब्सटेंशियल मानना चाहिए। क्यों यार, उनकी पोस्ट देखो ना। अगर ये, तो एक बात बताना, एक छोटे क्लर्क की जवाबदेही अपने सीनियर ऑफिसर को होती है, एक आईएएस की जवाबदेही उसकी आईएएस लॉबी को होती है। अब अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर सबको जवाबदेही और कोर्ट को वो बनते रहे, तो एक बार बताना, हर एक पर्सन केस करता रहेगा उनके खिलाफ। तो इसने इस एक्ट पे साइन कैसे कर दिया, इसने देखा ही नहीं, आपने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा तो प्रेसिडेंट ने साइन कैसे कर दिया था, इनको तो कुछ आता ही नहीं, इनको निकालो। तो दिन भर ही कोर्ट जाता रहेगा, वो फिर अपना ऑफिस कैसे संभालेगा बताओ जरा। छोटी मोटी पोस्ट है क्या ये, बताओ मुझे जरा। मैं ये डिबेट पता है यहां पर क्यों करवा रहा हूं, लक्ष्मीकांत आपको ये तो बता देगा कि इम्यूनिटीज क्या है, एक्सेप्शन क्या है इक्वालिटी के लिए, लेकिन डिफेंड करना नहीं बताएगा लक्ष्मीकांत आपको। इसलिए एक एक पॉइंट को मैं डिफेंड करवा रहा हूं आपको। यानी कि ये चीज हमने लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं है, तो आप कहोगे लो भाई ये क्या बात हुई, फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ एप्लीकेबल कैसे है, फिर तो एब्सोल्यूट नहीं है और ये नेगेटिव है ये तो। अरे भाई उनकी पोस्ट भी तो देखो। अगर वो आंसरेबल हर एक अपने एक्ट के लिए दिन भर होते रहे ना, तो 5 साल तो उनके कोर्ट में ही निकल जाएंगे खड़े होने में, जवाब देते देते। बताओ। और यही इम्यूनिटी पता है हमें मिल रखी होती है। अब देखो मैं तुम्हारे ऊपर बात करूंगा तो तुम एग्री करोगे। फिर एक आईएएस ऑफिसर से या किसी भी ब्यूरोक्रेट से मीडिया आके सवाल जवाब नहीं कर सकती है बेफालतू की बातों पर, क्योंकि हमारा तो काम फिर रोज का है कि सर जी आप तो जन सुनवाई करते हो, रोज तो आप 2 ही केस निपटा पाते हो, 4 दिन से तो आप देख भी नहीं रहे हो, आप स्कूल नहीं गए, आपने सरकारी अस्पताल अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर विजिट नहीं करा, महीना हो गया है। भाई मेरी पोस्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं, मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगा। मीडिया को जजमेंटल बनने की जरूरत नहीं है। और बार बार अगर ये प्रेशर आता रहेगा मीडिया का कि आप यह नहीं गए, वहां नहीं गए, जन सुनवाई के अंदर आपने इतने केसेस सॉल्व करे, तो जल्दबाजी में कभी कभार हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। कभी देखा है मीडिया वाले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस का या हाई कोर्ट या किसी भी जज का मतलब इंटरव्यू लेते हुए कि आपके यहाँ तो पेंडेंसी चलती रहती है, 3 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप पता नहीं क्या बकलोजी कर रहे हो, वो कर रहे हो। कोर्ट कहता है मिडिल फिंगर सैल्यूट ले ले मेरा, मुझे ज्यादा अच्छे से पता है कि हमें कब क्या करना है। मानते हैं इस चीज को कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो कि इंडिया की रियलिटी है भी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आंसरेबल बनना पड़े तो आप एक बात, मीडिया तो इतना प्रेशर जगाती कि जल्दबाजी के अंदर अपने प्रेशर को मिटाने के लिए मैं तो कुछ भी कैसा भी डिसीजन दे दूंगा। अभी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हो, लेकिन जस्ट बिकॉज मीडिया ने मुझसे सवाल जवाब कर लिए, मैं बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अस्पताल जाना, स्कूल जाना इतना इंपॉर्टेंट ना हो, मैं और अधिकारियों को वहां पर भेज सकता हूं, मैं एसडीएमओ को भेज दूंगा जो मुझसे छोटे लेवल के हैं। लेकिन अब ऐसे प्रेशर के अंदर पर्सन अपने हिसाब से कभी काम ही नहीं कर सकता ना। तो बात समझ गए, मैंने इसको डिफेंड भी करवा दिया। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे, ये पूछे कि एक बार बताओ फिर यहाँ पर आर्टिकल 14 की एप्लीकेबिलिटी कैसे है, फिर ये नेगेटिव कंसेप्ट कैसे हो, तो बोलो नेगेटिव कोनोटेशन इसकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस प्रकार से कि जैसे वो आंसरेबल नहीं कोर्ट ऑफ लॉ के लिए, लेकिन बोलो ये नेगेटिव कंसेप्ट बोला गया है लेकिन ये नेगेटिव है नहीं। और फिर आप उनको बोलो कि सर अगर आप लोग हैं, अगर आपसे कोई दिन भर सवाल जवाब करता रहे कि आपने इंटरव्यू में इसको सिलेक्ट क्यों नहीं करा, उसको सिलेक्ट क्यों करा, मतलब ऐसा बोलना नहीं होता। एक बात बता रहा हूं मैं तुमसे कि तो सर बोलना कि ऐसे तो फिर हम जवाब ही देते रह जाएंगे, हम अपने अच्छे ढंग से काम कैसे कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको, बताओ डिटेल तरीके से मैंने बता दिया इसका, खोद खोद कर सब कुछ। बोलो आगे बढ़ो। दूसरा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना शुरू हो सकती है ना वो कंटिन्यू हो सकती है अगेंस्ट द राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी कोर्ट में ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं, टर्म ऑफ ऑफिस मतलब क्या, जब तक वो हैं तब तक इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती है।
वो शुरू कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक उसका प्रोसीजर होता है, प्रेसिडेंट गवर्नर के चैप्टर में भी बताऊंगा, पार्लियामेंट में भी बताऊंगा। एडवांस में पहले से एक ना एक क्या कहते हैं, एक रेजोल्यूशन रखना पड़ता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई मतलब शुरू करी जाए। जब सेशन चल रहा होता है तो वो एमपी के खिलाफ भी नहीं हो सकती। एक बार बताओ, सेशन, समर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, वो आए हैं कानून बनाने के लिए आए हैं, वहीं पर अगर कार्रवाई चलती रहेगी तो देश के कानून कब बनेंगे? 800 के 800 एमपी तो कोर्ट में ही खड़े रहेंगे फिर तो पूरे साल। है तो वो पार्लियामेंट का पार्ट ही ना। पार्लियामेंट किस लिए होता है? लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए। लेजिस्लेचर का पार्ट है ना वो तो। लेजिस्लेचर ही जब कोर्ट में खड़ा रहेगा तो देश में कानून कौन बनाएगा? तो यहां पर जब तक इनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता, बाद में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये माना जाता है, देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेक्चर लिया, अब एक स्टूडेंट है वो बीच बीच में ना ये भी बता दो, वो भी बता दो, ये भी बता दो, वो भी बता दो, तो मैंने उससे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए जो मैं बताने जा रहा हूं उसको रिलेट करो। मैंने उससे ये बोला कि देखो, एक बारी पूरा चैप्टर खत्म हो जान दो, उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो पूछो। क्या पता जो तुम्हारा डाउट आ रहा हो वो अगले पॉइंट में ही उसका आंसर हो, या फिर नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर हो, या फिर 1 घंटे बाद वो तुम्हारे डाउट की तरफ, मतलब वो कंसेप्ट की तरफ ही मैं आ रहा हूं जिससे तुम्हारा डाउट ओरिजिनेट हो रहा है, क्या पता वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाए। तो यहां पर यह माना जाता है कि पहले उसका कार्यकाल, इनका कार्यकाल खत्म हो जान दो, उसमें फिर अगर कुछ भी इन्होंने अनहोनी करी है उसके बाद उसे निपटाओ, पहले इनको 5 साल फ्री होकर काम करने दो। ठीक है, मानता हूं ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो कोई क्राइम करे हाल ही 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देगी, लेकिन ये पोस्ट वैसी नहीं है। समझने की कोशिश करो इस बात को, समझ रहे हो? नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। कोई भी प्रोसेस उनको अरेस्ट करने का या जेल में डालने का राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, वो इशू नहीं करा जा सकता किसी भी भारत के कोर्ट से जब तक इनका कार्यकाल चल रहा हो, जब तक इनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा हो। कोई प्रोसेस इशू नहीं करा जा सकता, कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा जा सकते। वही यही वाला पॉइंट है जो मैंने बताया कि एक बारी कार्यकाल खत्म हो जान दो, उसके बाद जो मर्जी करते रहो, उसके बाद जो मर्जी करते रहो। लेकिन इसके लिए भी प्रोविजन होती है, ऐसा नहीं होता कि अगर आपको लग रहा है कि पूरे 5 साल मतलब रुकना पड़ेगा या वो करना पड़े, मतलब इसको बस अभी होल्ड करके रखो। लेट मी कम टू द चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड पार्लियामेंट, उसमें आपको पता लगेगा कि ये पूरी बात होती क्या है। यहां पर ये शॉर्ट में दे रहा है और हो सकता है आप में से बहुत लोग इसको मिस अंडरस्टैंड कर लें। अभी जैसा दे रखा है वैसे सुन जाओ, इसकी डिटेल्ड बात के यार एक बार बताओ, प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर कर दिया 5 साल के अंदर और रेप कर दिया किसी का, तो कुछ भी नहीं होगा। या फिर मान लो कि गवर्नर के साथ एक प्रूफ लगा हुआ है कि वो तालिबानियों का सपोर्ट कर रहे हैं वो, या फिर उनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है कोई गवर्नर, तो कुछ भी नहीं होगा कि मतलब हम वेट करेंगे पहले पूरे 5 साल खत्म होने का। उसका एक प्रोसीजर होता है, मैं आपको बताऊंगा, उस चैप्टर में बात होगी उसके बारे में, यहां पर नहीं होगी। ये फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, यहां पर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सेप्शन और इम्यूनिटीज की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी को होल्ड करके सुनो अभी। उसके बाद कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट शुरू नहीं करी जा सकती इनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान किसी भी कोर्ट में। कोई भी एक्ट इन्होंने जो कर रखा हो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है, मतलब जब तक ये प्रेसिडेंट की इन्होंने शपथ ली या गवर्नर की शपथ ली, उससे पहले अगर ये कोई कांड कर आया हो, जब तक इनकी टर्म खत्म नहीं हो जाती है ना, कोई भी सिविल अगर इन्होंने क्राइम कर रखा हो, ठीक है, सिविल कोई क्राइम कर रखा हो, तो जब तक इनकी टर्म ऑफ ऑफिस खत्म नहीं हो जाती, चाहे इन्होंने वो पहले कर रखा हो या बाद में कर रखा हो, ठीक है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, नो सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर इनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान किसी भी कोर्ट में। कोई भी एक्ट उन्होंने कर रखा हो अपनी पर्सनल कैपेसिटी होता है मतलब खुद से कुछ भी कर रखा हो, कुछ भी, वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, जब तक, ध्यान से सुनना, अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months आफ्टर द नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू हिम। 2 महीने का उनको एडवांस नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने स्टार्ट हो रही है, आपको पता होना चाहिए, आपके जो भी काम है उनको आप निपटा लेना, साइड कर देना। 2 मंथ का हम आपको एडवांस नोटिस दे रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू होने वाली है।
इनको बोल दिया जाता है 2 मंथ का एडवांस नोटिस होकर डिलीवर कर दिया जाता है इनको। ऐसे होता है, आप समझ गए सेकंड और थर्ड पॉइंट का कॉम्बिनेशन फोर्थ पॉइंट में आकर, कि 2 मंथ का एडवांस नोटिस मिल जाता है इनको। जब ये एक्सपायर हो जाता है 2 मंथ का एडवांस नोटिस, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसके बाद ये तो हो गई गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए इम्यूनिटीज और एक्सेप्शन। हम और भी पढ़ रहे थे कि रूल ऑफ लॉ, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसके लिए क्या एक्सेप्शन है इक्वालिटी की, ये राइटर हमें बोला कि एब्सोल्यूट नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे पाबंदियां हैं इसके ऊपर, तो देखते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर की तो हमने देख ली कंबाइंड तरीके से। उसके बाद किसी भी पर्सन को लायबल नहीं माना जाएगा किसी भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स में, किसी भी कोर्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन एनी न्यूज़पेपर। ध्यान से सुनना, अगर आप एक न्यूज रिपोर्टर हो या आपका कोई मीडिया चैनल है, अगर आपने बिल्कुल डिट्टो पार्लियामेंट में जो भी घटनाक्रम हो रहा था जब सेशन चल रहा था या नहीं भी चल रहा था, और लात जूता चप्पल, या फिर निर्मला सीतारमन जी ने ऐसा कहा, मोदी जी ने ऐसा बोला, राहुल गांधी ने ऐसा इशारा करा, या फिर इस बात के ऊपर हंसी मजाक हुआ, अगर आप ट्रू रिपोर्ट कुछ भी दिखा रहे हो अपने डिजिटल मीडिया पर या सोशल मीडिया पर या फिर प्रिंट मीडिया में कुछ भी छाप रहे हो, किसी भी अखबार में, न्यूज़पेपर, मैगजीन में, या फिर आप किसी अपनी एक साइट पर ब्लॉग लिख रहे हो, अगर वो चीज रिलेटेड है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से या फिर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर से, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी इम्यूनिटी हर एक पर्सन को आर्टिकल 361 ए के तहत दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगा लेते हो, या फिर आप मीडिया वाले नहीं भी हो लेकिन आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हो कि देखो ये है हमारा देश का भविष्य, जो मंत्री जो कानून बनाते हैं वो ऐसे ऐसे गंदी बातें करते हैं, ऐसे इशारे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर वो चीज घटनाक्रम आप सही रिपोर्ट कर रहे हो, कोई एक मिनिस्टर बैठकर लोकसभा, राज्यसभा में या फिर विधानसभा, विधान परिषद में पौन देख रहा था बैठकर, वो हाईलाइट हो गया, आप उसको दिखा भी रहे हो, उसके ऊपर मीम बना रहे हो, कोई रील बना रहे हो, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आप ट्रू रिपोर्ट कर रहे हो प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की। ये तो चलो एक वो वाली बात मैंने कर दी, लेकिन पार्लियामेंट में किसी भी बात को अगर आप दर्शा रहे हो कि हाँ हाँ ऐसा एक्ट आया था, ये एक्ट बोला, ये एक्ट के प्रोविजन ये बोले कि ये एक्ट जब आएगा तो ऐसा होगा, ये होगा, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड या फिर इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड। जैसे कोई इकोनॉमिक एक्ट आया तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बोला, कोई आर्मी से रिलेटेड, आर्मी की पावर छीनने से रिलेटेड कोई चीज आई तो वो यूनियन होम मिनिस्टर ने बोली। ये सारी चीजें अगर आप ट्रू तरीके से दिखा रहे हो, आप चाहे लेमैन पर्सन हो, चाहे मीडिया वाले पर्सन हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती है। ये आपको पावर इम्यूनिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 361 ए। समझ में आ गया? बताओ कि फिर से समझाऊं? समझ गए? किसी भी सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लायबल नहीं माना जाएगा कि उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग हो किसी भी कोर्ट में, अगर उसने पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री कमेटी में कुछ भी बोला हो या किसी को भी वोट दिया हो, आर्टिकल 105 के अंतर्गत। क्योंकि ऐसा माना जाता है वो अपने पोर्टफोलियो, जॉब के हिसाब से, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि उनको किसको वोट देना है, क्या करना है और उन्होंने क्या बोला, वो अपने हिसाब से संभाल लेंगे। कोर्ट में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं हो सकती कि इन्होंने तो देखो उसको वोट डाल दिया या तो इस वोट पे न्यूट्रल बन गए। हर पार्टी के अंदर आपको पता होगा, एक अगर पॉलिटी अगर थोड़ी पढ़ रखी है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ रखा हो, विप होता है। विप इंस्ट्रक्शन दे देता है कि कल इसको वोट करना है या फिर इस पर हमें वोट नहीं करना, न्यूट्रल रहना, और सारे पार्टी के लोग सेम तरीके से काम करते हैं। बताओ होता कि नहीं होता? सुना होगा आपने कंसेप्ट। तो भाई वो अपनी पार्टी के बेसिस पर या अपने दिमाग के बेसिस पर वो कर लेगा काम, दूसरों को समझाने की उसको जरूरत नहीं है कि उसने यहां वोट कर दिया, वहां वोट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। समझ में आया ये वाला पॉइंट? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई भी मेंबर हो, अगर यही वाला पॉइंट है, ये एमपी के लिए था,
ये एमएलए के लिए है। नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, चाहे उसने कुछ भी बोला है, किसी को भी वोट दिया हो। ये वाली पावर एमएलएस और एमएलसी को 194 के अंतर्गत मिल रखी है और लोकसभा और राज्यसभा के एमपी को 105 के अंतर्गत। सिमिलरली पॉइंट है, ये पार्लियामेंट के लिए है, ये विधानसभा के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप बोल लो उसके लिए। ओके, उसके बाद आर्टिकल 31C एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। अभी हमने बहुत सारे एक्सेप्शन देखे, एमएलए के लिए एक्सेप्शन देखे, एमपी के लिए एक्सेप्शन देखे, मीडिया वालों के लिए एक्सेप्शन देखे, हमारे लिए एक्सेप्शन देखे कि अगर हम पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ अगर हुई है या किसी भी हाउस में अगर लोकसभा राज्यसभा में या विधानसभा विधान परिषद में कुछ बोला गया है, अगर हम ट्रू रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, चाहे हम स्टेटस लगा लें, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर दें, कुछ भी कर दें। और हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटीज़ देखी। एक यहाँ पर बात और बोल रहा है राइटर हमसे, आर्टिकल 31C एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 31C ये बोलता है कि जो लॉज बनाए गए हैं स्टेट के द्वारा, नेशन स्टेट के द्वारा डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि क्लॉज बी या क्लॉज सी में है आर्टिकल 39 की, यानी कि आर्टिकल 39 के क्लॉज बी में या आर्टिकल 39 के क्लॉज सी में कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। इनको किसी भी कोर्ट के अंदर ये बोलते हुए चैलेंज नहीं करा जा सकता कि ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली थी, बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम प्रूव करेंगे। अभी हमारा चैप्टर प्रोसीड होने दो, आर्टिकल 31 तक अभी हमें आने दो, हम आराम से इसको डिटेल तरीके में डील करेंगे। इस वाली लाइन को मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको समझा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गंभीर बात बोली थी, कहता है जहां आर्टिकल 31C आता है आर्टिकल 14 गायब हो जाता है, बाहर जाता है। ठीक है, आर्टिकल 31C का आना हुआ, आर्टिकल 14 बैग उठाओ और भागो। क्या है इस बात का मतलब, डील करेंगे, इसको भी सीखेंगे। ये आर्टिकल 39 क्लॉज बी सी क्या है, 31C क्या है, डोंट वरी। अभी हम सिर्फ एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से। उसके बाद और क्या एक्सेप्शन इम्यूनिटीज किसको मिल रखी हैं, जो फॉरेन सॉवरेन है, यानी कि जो फॉरेन रूलर बाहर से कि कोई भी देश का राजा, रानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हेड ऑफ द मिनिस्टर्स, अगर किसी भी देश के कोई आ रहे हैं, कोई एम्बेसडर्स हैं, कोई डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, इनको इम्यूनिटी मिलती है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। यानी कि ये नहीं, अरे भाई हमें तो तेरे इंतजार था, तू आ तो जा बस हमारे देश, तूने कोहिनूर लिया था ना हमसे, अब तेरे को नहीं जाने देंगे। मान लो क्वीन एलिजाबेथ यहां पर आकर बैठी, उसको पकड़ लिया, कोहिनूर दे तब जाने देंगे इस देश से बाहर, हम तो नहीं जाने दे रहे, पकड़ो उसको, डालो जेल में, तिहाड़ जेल में जाकर डंडे तोड़ो उसके, लेडी पुलिस से पिटवाओ उसको। ऐसा नहीं, ठीक है। यूएन और इसकी जो एजेंसीज हैं वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करती हैं, यानी कि यूएन का कोई भी ऑफिशियल अगर आ रहा है तो अगेन आपको इम्यूनिटी उसको देनी पड़ेगी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। ये नहीं, अच्छा हरामजादे तू ही था ना जब हमने वोट करवाया था यूएन में इस चीज़ के खिलाफ, तो तूने न्यूट्रल वोट डाला था या तूने हमारे अगेंस्ट करा था ना। या कोई भी मान लो पावर है जिनके पास परमानेंट मेंबर हैं जो यूएन के, उन्होंने वीटो कर दिया था आपके किसी डिसीजन को, जो कि रशिया जिसको सपोर्ट कर रहा था या कोई भी पावर, तो उसने वीटो कर दिया। अच्छा तूने वीटो करवाया था ना, तूने अपने प्रधानमंत्री को सजेशन दी थी ना यूएन में, आजा अब तू आजा, अब तू निकल कर दिखा देश से बाहर। ये ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 हमने डिटेल्ड एस्पेक्ट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली दे रखा है, हमने एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर डिटेल्ड एस्पेक्ट में देख लिया। अब आप प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आर्टिकल 14 से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से डील कर सकोगे किसी भी पेपर के अंदर लाइफ टाइम। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।